हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक प्रोग्राम चलाता हूं जिसका नाम है टॉक विद प्रिंस। तो टॉक विद प्रिंस में आज हम एक नए आर्टिस्ट से मिलेंगे और हम हर बार हर एक नए एपिसोड में एक नए आर्टिस्ट से आपको मिलवाते हैं। तो इस बार हमारे जो गेस्ट हैं और उनका नाम है नीलम दोहरे जी। नीलम दोहरे जी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कई रीजनल सिनेमा में भी काम किया हुआ है, जैसे कि अभी आपने देखी होगी विजय तिवारी जी की फिल्म हथकड़ी, और अब होगा इंसाफ में भी वो काम कर चुकी हैं। और कई सारे नेशनल प्लेटफॉर्म पर भी काम कर चुकी हैं। नेशनल प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो बॉलीवुड की एक फिल्म थी कटहल, उसमें काम कर चुकी हैं। और भी कई सारे थिएटर उन्होंने कर चुकी हैं, जो ग्वालियर में जितने भी थिएटर होते हैं उनमें वो कर चुकी हैं। और नेशनल भी कई थिएटरों में काम कर चुकी हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं नीलम दोहरे जी से। हाय गाइस, हेलो फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो मैम आज हम आपको इंटरव्यू लेने के लिए आए। काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहा था और काफ़ी समय से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमें इंटरव्यू दें, लेकिन आप दे नहीं रही थी। बड़े आर्टिस्ट हैं इसलिए ऐसा हो नहीं जाता नहीं, है। ऐसी कोई बात नहीं थी, घर की कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं करी थी। मैम आज हम आपके थोड़ा सा जो सफ़र है, जो फिल्मों का सफ़र रहा है, जो आपके नाटकों का सफ़र रहा है, उस पर आज हम थोड़ी सा रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपका जो एक्टिंग का करियर है वो कैसे शुरू हुआ था? मेरी एक्टिंग का करियर प्रिंस 2017 से स्टार्ट हुआ था। जी। और मेरी एक दी हैं अनीता ओडिया जी, उनके जरिए मैंने ये स्टार्ट किया था। और मेरा पहला नाटक था मेरा कथा एक कंस की, जिसके डायरेक्टर थे मिस्टर अनिल शर्मा दादाजी, जो इस डेथ हो गई है उनकी कोरोना उसमें। जी। तो उनके साथ मैंने पहला प्ले किया हुआ था। तो उसमें मैं उनकी बहन का किरदार, देवकी का किरदार निभाया था मैंने उसमें। तो उसके लिए मुझे केवल 15 दिन का समय मिला था। अब 15 दिन में डायलॉग याद करना और मूवमेंट याद करना, चेहरे के एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना, इन सब को देखते हुए मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा वो। और जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने उनको लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी ये। पर मुझे अनिल दादा का एक विश्वास इतना अच्छा लगा कि उन्होंने गिरते हुए को उठा दिया। तो उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, ये करके दिखाएगी। और बाकायदा आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक हूँ। और सबसे बड़ा योगदान मेरे हस्बैंड का रहा है इसमें, जो यहाँ तक मुझे लाए। हर चीज़ में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। और मेरे पापा और मेरे भैया जो एक्सपायर हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे, उनका आशीर्वाद और उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, ये मेरा मानना है। लोग कहते हैं कि जाने के बाद कहाँ हैं ये, पर मेरा मानना है कि वो आज भी मेरे साथ हैं। और फिर उसके बाद मेरा सेकंड प्ले रहा जिसमें लाहौर नहीं दिखा वो जन्मा ही नहीं, जिसमें मैंने लीड कैरेक्टर निभाया था 75 साल की दादी का। जी, ये वाला भी मैंने दादा के साथ ही, अनिल शर्मा जी के साथ ही। अनिल शर्मा जी के अच्छा, साथ आपने कितने थिएटर करे हुए हैं यहाँ पे? स्टेज शो कितने किए हुए हैं ग्वालियर के अंदर? मैंने 8-10 शो किए हुए हैं। बहुत बढ़िया। और फिर इसके बाद में रीजनल सिनेमा कितनी करी हुई है आपने? ये करीब, इतना तो मुझे याद नहीं, जो जो याद है, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम किया था नाइट स्कूल। जी। नाइट स्कूल, अब वो किस वजह से नहीं आई ये मुझे नहीं मालूम, बट मैंने नाइट स्कूल में काम किया। और वो क्या बोलते हैं उसको भूल गए फिल्मों का नाम। नाम भूल गई हूँ। अच्छा, और अभी आप हथकड़ी फिल्म में भी थी? जी, मैंने हथकड़ी सीजन 2 में मिस्टर विजय तिवारी सर के साथ काम किया है। और अब ये आखिर कौन में मैंने आमिर सर के साथ काम किया है। और विजय तिवारी सर के साथ अभी मैंने अब होगा इंसाफ। हाँ, लब जिहाद के ऊपर बना हुआ है। तो मैं सभी लोगों से इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि आज के बच्चे भटक जाते हैं।
ठीक है। उस समय उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, उनके माता पिता उनको समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं, बट माँ बाप के ऊपर उनका कोई फोकस नहीं जाता है। तो उसी के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है और उस पर काम किया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि आज के बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं और रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हाँ, तो लेकिन रहते तो हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि आगे का परिणाम क्या होगा। आज का समय क्या है कि लड़कियों को इस्तेमाल करना और उनको निकाल फेंकना। जैसे इस मूवी में हमने दर्शाया गया है कि 32 टुकड़े, लड़की के 32 टुकड़े किए गए, ठीक है। तो वही चीज़ आज हम अपने बच्चों को समझाते हैं, समाज में यही चीज़ हम दर्शा रहे हैं कि ऐसी समस्याओं से बच्चों को दूर रखो। और आज के समय में होशियारी बहुत ज़रूरी है। मतलब वो ये कहने लगते हैं कि हमें प्यार हो गया है, मतलब एक लड़की को देखा नहीं, छोटी उम्र में ही प्यार हो गया। तो मैं एक चीज़ में इसमें जो अभी 32 टुकड़े का ही बात चल रही है और 32 टुकड़े थी, लव जिहाद पर बनी हुई फिल्म थी। तो सीधी सी बात है, मैं एक छोटी सी बात में बोलना चाहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान जो लड़के हैं जो अभी स्कूल जा रहे हैं, जिन्हें अभी अकेला चलना नहीं आता है, अकेले जो कुछ भी काम करना नहीं आता है, उन्हें भाई प्यार हो जाता है और कहते हैं कि प्यार तो जानवर भी कर लेता है। तो जानवर कभी प्यार नहीं करता है, जानवर हमेशा सुरक्षा चाहता है वो आपसे। मतलब आप उस पर हाथ फेरते हो तो आप ये ना कहो कि प्यार करना तो जानवर से भी सीख लो, प्यार सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन जो आजकल ये छोटे छोटे एज के जो बच्चे हो गए हैं, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है और कहते हैं प्यार तो छोटे बच्चे से सीखो। छोटा बच्चा कभी प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ ममता और मोह जानता है। प्यार सिर्फ एक एडल्ट पर्सन जानता है और ये छोटे छोटे बच्चे ये कुछ नहीं है ऐसा। अपने माँ बाप की बात को सुने। जैसे प्रिंस जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे आपने जानवर का उदाहरण दिया, जानवर से भी अपन प्यार करते हैं, बट कैसा प्यार, आम इंसानों जैसा प्यार नहीं होता। उनके वो अपन जब उनको पालते हैं, स्नेह देते हैं, वो अपने को पहचानने लगते हैं, उन पर हाथ फेरने पे उनको अपनापन महसूस लगता है, सुरक्षा लगने लगती है कि ये हमारे मालिक है। तो वो अपने मालिक पे कभी नहीं दौड़ता, अनजान लोगों पे दौड़ता है। इसीलिए जानवर से लगाव हो जाता है। उस लगाव को इंसान प्यार बोलता है। अपनी भाषा में बोलूँ तो प्यार ही बोला जाएगा। और रहा मनुष्य वाला प्यार, तो मैं आज के समय में नहीं जानती कि आज के समय में सच्चा प्यार है या नहीं है। एक समय था जिसमें सच्चा प्यार था, बट आज के समय में सच्चा प्यार नहीं है। और नेशनल फिल्मों की बात करी जाए तो आपने कटहल मूवी में काम किया हुआ है जी। वो अभी किस OTT पर है? वो नेटफ्लिक्स पर और MX प्लेयर पर है। अरे बहुत बढ़िया। मतलब आप नीलम दौरे जी को नेटफ्लिक्स पर और MX प्लेयर पर दोनों पर देख सकते हैं जी। और नेशनल फिल्में कितनी करी हुई हैं आपने बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में? बड़ी मूवी में तो मैंने कटहल मूवी में काम किया, ऐसा मौका नहीं मिला मुझे बाहर जाने का, बट मैं अब आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, आने वाले समय में आपको बहुत सारी फिल्में मिलती ही रहें। तो आपका जो फिल्मी सफ़र रहा है, जो एक्टिंग का करियर रहा है, ये शादी से पहले स्टार्ट हो गया था कि शादी के बाद? शादी के बाद हुआ है। मतलब जो आपके हस्बैंड थे उन्होंने आपको सपोर्ट किया? हाँ, उनका योगदान बहुत रहा। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि इस लाइन में मैं कभी जाऊंगी। इत्तेफाक है, कहता है ईश्वर साथ देता है हमेशा। तो मैं इस लाइन में जब जुड़ी, वो भी अचानक मजाक किया हुआ था। तो हम गए, दादाजी के पास गए। मैं बहुत नर्वस थी उस समय कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हिम्मत दी और बोला तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आज उनके बुलंद हौसलों ने मुझे इतनी कामयाबी दी कि ईश्वर जानता है कि मैं आगे भी तरक्की करूँगी। कहते हैं ना, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही आसमान छूते हैं। तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक्टिंग फील्ड में खास करके कि शादी के बाद में जो उनके पति हैं जो वो सपोर्ट करें एक्टिंग फील्ड में। लेकिन नीलम दौरे जी के जो हस्बैंड है उन्होंने सपोर्ट किया है और ऐसा हस्बैंड हर किसी को मिले और मेरे को ऐसी पत्नी मिल जाए। तो नीलम जी, ये जो आपका जो एक्टिंग वाला जो कीड़ा था जी, है ना, तो ये तो बचपन से ही लग चुका होगा? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था। हाँ, बट हाँ, कभी नहीं सोचा था। मैं बता रही हूँ ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइन में मैं कभी आऊंगी। बट ये है कि बचपन से मुझे डांस करने का बहुत शौक था। जैसे टीवी में कोई भी गाने चलते थे, उदाहरण के लिए जैसे पहले मूवी थी मोहरा में वो गाना था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तो उस गाने पे मैंने डांस किया
और बाकायदा जैसा रवीना टंडन ने डांस किया था वही बिल्कुल सेम मैंने डांस किया था। तो भैया के जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन्होंने मेरा नाम रवीना रख दिया था कि इनका नाम रवीना होना है। तो डांस का मुझे काफी शौक रहा बचपन से, और टीवी में देख देख कर मैं कर लिया करती थी। बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो लड़कियाँ वहाँ पर फिल्मों में जाने की सोचती हैं, तो क्या उनका करियर होगा और किस तरीके की तैयारी करके उन्हें जाना चाहिए? देखिए, मैं आजकल की लड़कियों के बारे में तो नहीं जानती, बट मेरी जो सोच है वो मैं अपना बताऊंगी कि जो इज्जत बेच के शोहरत कमाई जाए, ऐसी शोहरत को मैं ठोक कर मारती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, आप अगर इस काम में, इस लाइन में हैं और आपकी इच्छा है कि मैं एक्टिंग करूं, मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो उसके लिए मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। कड़ी मेहनत में सबसे पहले आपके पास क्या आता है? एक्टिंग सीखो, जी। उसके मूवमेंट सीखो। ठीक है, कि हमें कैसे खड़ा होना है, कैसे हमें आगे कदम, कितने कदम हमें आगे बढ़ाना है, कितना नहीं। तो इन चीज़ों पे आप विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए। जब अगर आपको एक्टिंग आएगी तो आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकेंगे। और रही ये वाली बात कि केवल आपके ऊपर भूत सवार है कि नहीं मुझे एक्टिंग करना, चाहे कुछ आता हो या नहीं आता हो, लड़कियां केवल नाम और पैसे के पीछे भागती है। वो ये नहीं देखती कि सामने वाला बंदा कैसा है, गलत लेवल पे काम करा रहा है या अच्छे लेवल पे काम करा रहा है, उनको ये कुछ भी नहीं समझ में आता है। अब जैसे कि मेरा शुरू से कहना है कि बोल्ड, मेरे पास भी काफ़ी ऑफर आए बोल्ड के लिए, बट मैंने मना कर, जो चीज़ मुझे नहीं करनी है, जो पसंद नहीं है, उसके लिए तो मैं मना करूंगी ना। बिल्कुल। साधारण अपना जो है माँ, भाभी, बहन, बीवी, जैसा भी कैरेक्टर है, हाँ थोड़ा बहुत बोल्ड चल जाता है, पर अपना समाज इस लायक नहीं है कि आप प्रॉपर बोल्ड करो। और मैं आगे यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को मैं यही मना करूंगी, बोल्ड मत करना। या तो आप ऊंचे लेवल पे काम कर रहे हो, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है नहीं है जिसको आपकी परवाह नहीं। अपन क्या फैमिली वाले हैं, समझ रहे हैं। अगर अपन कहीं पे भी काम करेंगे वो अपनी फैमिली भी देखेगी, तो ऐसा काम करो ना फैमिली वाले का नाम रोशन हो, ना कि अपना नाम रोशन हो। अगर अपना नाम रोशन करना है तो काम ऐसा करो जो अपन सीना तान के बोल सके कि हाँ मैंने इसमें काम अच्छा किया। भाई हमारी फैमिली हमसे जुड़ी हुई है ना, हमें अपनी फैमिली को देख के हुए काम करना है ना। आजकल तो जो टिकटॉक पे जो लड़कियां रील्स वगैरह बना रही हैं, उन्हीं के कपड़े उतरते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ये तो यूट्यूब पे ही उतरते जा रहे हैं, तो फिर क्या बात है? ये उनका जुनून है ना। मैंने क्या बोला कि प्रोफेशनल एक्ट्रेस होगी वो नहीं करेगी। जो आजकल की छोटी छोटी लड़कियां ना, जिनको सर पर भूत सवार है कि हाँ मुझे मीडिया के आगे फेमस होना है या टीवी में आना है या कुछ भी A to Z, तो वो ये काम कर रही हैं। और छोटी छोटी लड़कियां ही कर रही हैं, प्रोफेशनल एक्टर नहीं करेगी। बिल्कुल जी। तो आप किस तरीके के रोल करना चाहते हैं? मतलब आप तो फैमिली वाली रोल करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी बातों से लगा है। हाँ, फैमिली वाला नहीं, अगर रोल कैसी भी है, सिर्फ बोल्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बोल्ड होगा। ये तो थोड़ा बहुत बोल्ड चलता है, हर उसमें चलता है, इसके लिए मैं एग्री, बट पूरा बोल्ड नहीं, उसके लिए मैं एग्री कभी नहीं होंगी। बिल्कुल जी। बस जो नीलम जी की इस बात को ध्यान रखें। आज जो भी लड़की लड़के या एक्टिंग करना चाहते हैं, मतलब मैं नीलम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, नीलम जी का अभी इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मतलब एज ए जो आर्टिस्ट है, उनकी जो सलाह, एज ए आर्टिस्ट सलाह जो है, बस उसको आप ध्यान रखिएगा और बढ़िया काम करें। अभी आपका कोई लेटेस्ट कोई प्रोजेक्ट आने वाला है? अभी लेटेस्ट आने वाला है मेरा, कौन सा है, नाम याद नहीं आ रहा उसका, ब्लडी नाइट। ब्लडी नाइट है, और 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो सितंबर से स्टार्ट होंगे हमारे। तो ये रीजनल सिनेमा है? जी। किनकी है ये? इसके डायरेक्टर कौन है? ब्लडी नाइट के डायरेक्टर हैं मिस्टर इकबाल अली खान, मुंबई से हैं ये जी। और जो दूसरी मूवी का प्रोजेक्ट है वो है हीरो पे सवार। हीरो पे सवार। हीरो पे सवार, उसके डायरेक्टर हैं मिस्टर मनीष तिवारी, रीजनल नहीं सिनेमा? मनीष शर्मा जी, सॉरी मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा। तो मनीष शर्मा जी के साथ में जो आपने काम किया है, इसमें कैसा नहीं, मैं फर्स्ट टाइम करूंगी उनके साथ काम। नहीं, कैरेक्टर क्या है आपका उसमें? उसमें कैरेक्टर अभी फाइनल नहीं हुआ है,
अच्छा, अभी कास्टिंग हाँ, चल अभी रही है। कास्टिंग में फाइनल हो गई हूँ मैं, अच्छा, लिस्ट में नाम आ चुका है, बट अभी कैरेक्टर फाइनल है। तो ये रीजनल सिनेमा है दोनों? जी। कहाँ पर शूट होंगी? इसका ऊटी और इंदौर। अच्छा, आप जो ग्वालियर की यदि बात करी जाए, रीजनल सिनेमा की या थिएटर की बात करी जाए, तो इसका भविष्य कितना है, कितना उज्जवल है यहाँ का, ग्वालियर का लोकल की बात करी जाए तो? लोकल में तो कोई भविष्य नहीं है, कोई भी भविष्य नहीं है, लोकल में काम है ही नहीं। और इसीलिए आज मैं पीछे हूँ अभी इस समय। काफ़ी ऑफर आए बाहर जाने के, बट उस समय मैं बाहर जाने की अवस्था में नहीं थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ग्वालियर में ऐसा कोई काम है जो ऊंचे लेवल पे और अच्छी ईमानदारी से हो। मैं ग्वालियर के खिलाफ हूँ। आज की डेट में कोई इतने बड़े डायरेक्टर बचे हुए हैं जो कि नाटक वगैरह करते हैं और जो बिल्कुल ईमानदारी से नाटक करते हो यहाँ पर ग्वालियर के अंदर? नहीं सर, नहीं मनीष जी, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि ग्वालियर के अंदर कोई भी डायरेक्टर अब ईमानदारी से बचा काम है, कर रहा है। बहुत बढ़िया। यही हमारे ग्वालियर की दुर्भाग्य है कि आज ग्वालियर के अंदर हमारे कोई थिएटर आर्टिस्ट नहीं बचे हैं। जो हमारे बड़े गुरु थे वो भी आज की डेट में नहीं बचे हैं। तो सभी लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर जा रहे हैं, ग्वालियर को कितना लाभ हो रहा है उससे? ग्वालियर में क्या लाभ होगा? ईमानदारी से कोई काम नहीं होता है। कोई आर्टिस्ट अगर करने की सोचता भी है, अगर अच्छे लेवल का कोई काम है या अपने ग्वालियर के कोई आर्टिस्ट हैं वो करना चाहें, तो और भी जो लोग हैं ना वो नहीं करने देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि भाई, आर्टिस्ट अपने घर से निकलता है, पूरा दिन बर्बाद करता है कि हमें कोई अच्छे काम मिले, और सामने वाला पैसा ना दे या पैसा जहाँ से मिल रहा है उसमें कटौती करे, तो भाई इस चीज़ के लिए तो मैं एग्री नहीं हूँ कि जितना दे रहे हो उसकी मेहनत का तो दो कम से कम। बट यहाँ ग्वालियर के अंदर यह पेमेंट खाना, किसी को देना नहीं, तो मैं ग्वालियर से एग्री नहीं हूँ। बहुत सारे ठग डले हुए हैं ग्वालियर के अंदर। अब तो क्या है, जो पहले जो कला थी ग्वालियर के अंदर, वो कला व्यवसाय बन चुकी है देखा जाए तो। जी। और मैं एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है जिसके साथ में कभी आप स्टेज शेयर करें? मतलब कभी सपना हो कि ये मिल जाए आर्टिस्ट तो इसके साथ में काम करूं? ऐसे तो बहुत है, पर कभी सोचते हैं वो होता नहीं है ना अपना। लेकिन समय आएगा तो कभी ना कभी उनके साथ भी काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल तो मैंने राघवेंद्र तिवारी जी के साथ काम किया है, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं, मैं नेशनल सिनेमा की बात कर रहा हूँ। नेशनल सिनेमा पे तो पता नहीं कभी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, नहीं, लेकिन काम अच्छा है आपका, आप 100% पहुँचोगे। नहीं पहुंचेंगे तो अब मैं किसका नाम चलिए कोई नहीं। तो ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज वार्तालाप हुई थी नीलम दोहरे जी से, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए आर्टिस्ट के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, बाय। अभी इस एपिसोड को हमने कट कर दिया था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कहना भूल गई थी नीलम दोहरे जी। अभी इनकी एक फिल्म, कौन सी फिल्म? बार्बर ऑफ बदरपुर, जिसको चंबल के पार उसका नाम रख दिया गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हो चुकी है। देखिए, इंटरनेशनल भी पहुंच गई। अभी मैं नेशनल फिल्मों की बात कर रहा था लेकिन नीलम जी क्या है कि इंटरनेशनल भी पहुंच गई हमारी जी। तो अब वो अपने इंडिया में आने वाली है। तो कब रिलीज होगी ये? अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये है कि बहुत जल्दी अपने इंडिया में आने वाली है। और इसके राइटर डायरेक्टर राजीव परमार सर हैं और संजीव सिंह परमार, संजीव सिंह परमार, ये दोनों भाई हैं। अच्छा जी। तो जो फिल्म का आपने जो नाम लिया है, इसमें आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा 9 का किरदार है, और मैं बहुत लंबा कैरेक्टर है उसमें। मतलब 9 का, वो पहले कहते थे ना कि पहले के समय में 9 घरों में जाके नौता देती थी, और लड़की जो शादी वगैरह होती थी तो वो सब 9 करती थी। जो आज की बहन बेटियां करते वो उस समय 9 करती थी। वही मैंने अपना उस मूवी में निभाया है किरदार। बहुत बढ़िया। तो जैसे नौता देने के लिए नीलम जी है फिल्म के अंदर। मैं उसका डायलॉग बोल के बताऊंगी। हाँ जी, बताइए। बार्बर ऑफ बदरपुर में जो मैं निमंत्रण दे रही हूँ लोगों को, तो वो निमंत्रण गाने के सुर में दिया जाता था। बुलौआ गीतन को भी कम के टीका है मोड़क, बुलौआ गीतन को भी कम के
मिट्टी का है मोड़क, ये बुलाने का। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके और भी डायलॉग होंगे फिल्म के, या कि किसी जो आपका यादगार प्ले है उसका कोई डायलॉग हो? प्ले का तो फिर मैंने बोल्ड प्ले किया था, सखाराम बाइंडर, जिसमें हाँ, मेरा चंपा का कैरेक्टर था। तो बोल्ड में आप जानते हो गाली वाली थी उसका, तो उसका मैं दे दो, बोल्ड कह से दिए ओटीटी पे आजकल गाली चल रही है, इसमें क्या दिक्कत है, दे दो। हाँ, क्या था मुझे जब अच्छा, भूल कोई गए। कोई दूसरा अच्छा सा डायलॉग जो आपका फेवरेट हो। मैं दादा से ही स्टार्ट करूंगी, दादा से। जी। आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया। किस लिए? आप हमसे मिलना चाहते थे। हाँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? क्या मैं महाराज कंस को अकेले में क्या मैं महाराज कंस से अकेले में बात कर सकती हूँ? क्या महाराज को मुझसे भय, एक निहत्ती दुर्बल स्त्री से? कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं तो केवल देखना चाहती थी। देखना क्या? यही कि मेरा प्यारा भाई महाराजा धीराज बनकर कैसा लगता है। देख लिया? हाँ, देख लिया। क्या देखा? मैं महाराजा धीराज को पहचान नहीं पाई, अपने भाई को पहचानती थी शायद। हाँ, समझती थी कि पहचानती हूँ, किंतु किंतु आज मालूम हुआ नहीं पहचानती। दोस्त तुम्हारा है देवकी? हाँ हाँ हाँ, दोस्त मेरा है। भूल गई। चलिए, कोई बात नहीं। बहुत सारी आर्टिस्टों की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बहुत सारे प्ले करते हैं, बहुत सारी फिल्में करते हैं, जिसके चलते हुए बहुत सारे नहीं, मैं बात बोल लूँ अभी। बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। अब हर डायलॉग को, हर लाइन को याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज हमने इस डायलॉग को याद किया है और हो सकता है 4 घंटे बाद या 4 दिन बाद हमारे दूसरा शूट हो, फिर हमें उस स्क्रिप्ट को याद करना है। तो ऐसा होता है कि डायलॉग्स भूल जाते हैं। लेकिन जितना भी नीलम जी ने अपने पुराने जो नाटक था, थिएटर लाइव, कथा एक कंस की। कथा एक कंस की, इस नाटक का नाम था, उसका जो डायलॉग बोला बहुत ही बढ़िया डायलॉग था, शानदार था। नीलम जी बहुत बढ़िया एक्टर हैं। और अभी आपने जो फिल्म देखी थी 32 टुकड़े, अब होगा इंसाफ, जो विजय तिवारी जी की फिल्म थी, हंसी इसलिए आ गई कि, अच्छा, हंसी क्यों आ गई, ये आप, मेरा एक ब्लॉग डला हुआ है जो मैंने फिल्म का रिव्यू करा था, उसमें आप देख लेना क्यों हंसी आ गई। बाकी आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे उसमें। आज के लिए बस यही समाप्त करेंगे, और फाइनली अब मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ। अब कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है जो नीलम जी को अब ध्यान आएगी और जो बाद में मेरे को बताएंगी, फिर से मैं उसे रिकॉर्ड करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब तक के लिए नमस्कार। अगले ब्लॉग में मिलेंगे फिर किसी नए आर्टिस्ट के साथ में। धन्यवाद।